हेलो एंड वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। हिस्ट्री के क्वेश्चंस का ये हमारा 8th पार्ट है। इससे पहले मैं 7 पार्ट बनाकर डाल चुका हूँ। आप तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी किस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को अपनाया था। 4 ऑप्शन है आपके, वास्को डी गामा, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क और अल्फांसो दी सूजा। वास्को डी गामा आपको पता है फ्रांसीसी यात्री थे जो सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में। इन्होंने ही भारत से व्यापार की शुरुआत की थी। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इन्हीं फ्रांसीसी के आगे के शासक थे, तो उनका नाम है डी अल्मेडा। पूरा नाम है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। इन्होंने अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं जो ब्रिटिश काल में हुए थे, तो आपको बताने कौन कौन से सन में हुए थे, तो आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आईसीएस। आईसीएस है इंडियन सिविल सर्विस, जो आज के टाइम में ये तो था आईसीएस, जो आज के टाइम में आईएएस के नाम से फेमस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उस समय आईसीएस के नाम से जानी जाती थी। तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आईसीएस में सीधी भर्ती की प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1853 में। उससे पहले केवल ब्रिटिश सरकार ही चुनती थी कि आईसीएस में किसका चयन होगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो पहली बार शुरुआत हुई थी भारत में वो 1853 में हुई थी। फिर नेक्स्ट विवरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, यानी मंत्रियों के बीच या अधिकारियों के बीच कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो ये प्रणाली शुरू हुई थी 1861 से। 1861 में एक भारत शासन अधिनियम आया था, उसके थ्रू ये पॉलिसी शुरू हुई थी। तो फर्स्ट का फर्स्ट और बी का भी सेकंड। तो आप देख सकते हैं ए का फर्स्ट किसमें आ रहा है, केवल इसमें, बी का सेकंड इसमें, यानी ऑप्शन हो गया आपका ए। आगे देख लेते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट। जैसे आज के टाइम में हमारा सबसे मेन कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। तो उस समय सबसे मेन था संघीय न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1937 में। 1935 का एक्ट आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें इसको बनाने का प्रावधान था, लेकिन उसके 2 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे लास्ट है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ, ये कब हुआ था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें ये प्रोविज़न लाया गया था कि प्रांतों में डायरकी लाई जाएगी, कि कुछ काम मंत्रियों के कुछ विषय आरक्षित होंगे और कुछ विषय हस्तांतरित होंगे। तो डायरकी सिस्टम लाया गया था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट, इंडियन स्टेटस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इंडियन स्टेटस कमीशन बोलते हैं इसको साइमन कमीशन, जो साइमन गोबैक का भी नारा लगाया गया था। ये आया था 1919 का, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी इंक्वायरी के लिए कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये बनना था 1930 में, लेकिन 1930 में वहाँ इलेक्शन थे ब्रिटेन में, तो इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही उसे भारत में भेज दिया था साइमन को। तो ये साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। फिर है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड लॉर्ड लिलिथगो ने 1932 में लाए थे। कम्युनल अवार्ड में उन्होंने दलितों के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित नहीं की थी, उन्होंने एक अलग प्रोविजन कर दिया था कि केवल दलित लोग ही दलितों के लिए वोट दे सकते हैं। फिर दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया था। तो ये कब आया था, 1932 में। गांधी इरविन पैक्ट, सविनय आंदोलन जब चल रहा था कांग्रेस में, तो उस समय के जो ब्रिटिश वायसराय थे भारत में, लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी से समझौता किया था कि वो अपना आंदोलन बंद कर दें। तो उन्होंने भी गांधी जी को कुछ आश्वासन दिए थे कि वो भी कांग्रेस की इन बातों को मान लेंगे। तो वो समझौता जो कहलाया था गांधी इरविन समझौता था। तो ये हुआ था 1931 में। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जब मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, तो जब उसके प्रोविज़न ब्रिटिश सरकार ने नहीं माने थे, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज से कम कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में, लाहौर में। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए, थर्ड, फिर
फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा जो नेशनल चिन्ह बना हुआ है, नेशनल एम्बलम है, उसमें सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है कि सत्य की ही जय होती है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। ये उपनिषद क्या होते हैं? आपने वेद सुने होंगे 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये वेद जो होते हैं, ये सबसे पहले होती है हमारी संहिता, इन्हें बोला जाता है संहिता। लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, संहिता। फिर प्रत्येक संहिता पे लिखे जाते हैं कुछ ब्राह्मण, तो ये भी ग्रंथ ही होते हैं, संहिता के ऊपर लिखे जाते हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। फिर ब्राह्मण के ऊपर लिखे जाते हैं अरण्यक, ये जंगलों में लिखे गए थे इसलिए इन्हें बोला जाता है अरण्यक। और सबसे लास्ट में उसमें लिखे जाते हैं वो होते हैं उपनिषद। उपनिषद में थोड़ी सी इन वेदों की संहिता जो होती है इनकी आलोचना की जाती है, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है उपनिषदों में। तो ऐसे ही एक वेद था अथर्ववेद। 4 वेद आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो अथर्ववेद था, चौथा वेद, उसका एक उपनिषद था मुंडक उपनिषद, तो उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका? मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, इनमें से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से भारत की स्वतंत्रता तक, यानी कांग्रेस के में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस बीच में कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, सबसे लंबी अवधि के लिए अध्यक्ष पद किसने संभाला? हर साल कोई ना कोई नया अध्यक्ष बनता था हर मीटिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी हमारे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस जब 1885 में स्थापित हुई थी, तो जो पहले अध्यक्ष बने थे पहले सेशन के, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्चुअली हुआ क्या था, ये 1940 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कांग्रेस का जो 1940 में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन 1940 के बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू, तो उसके बाद कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था 1945 तक, तो तब तक यही अध्यक्ष बने रहे थे। तो इसलिए इनका अध्यक्ष का टेन्योर 5 से 6 साल लंबा हो गया था, तो इसलिए सबसे लंबी अवधि इन्हीं की होती है, 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए, आपको बताने इन चारों में से कौन से कथन सही है। पहले ये अंडरलाइन जरूर कीजिए कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो अब देखते हैं, स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खोजे गए। नगर यानी शहर, ग्रामीण यानी गाँव, दोनों स्थलों से मिले हैं। बिल्कुल ठीक। अभिलेख विभिन्न समकालीन लिपियों में लिखे गए हैं। समकालीन लिपियों का मतलब है कि उस समय और जो सभ्यताएं थी उनमें जो लिपियाँ चलती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में चलती थी, तो ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। इसे बोलते हैं सिंधु घाटी की लिपि को भाव चित्रात्मक, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चित्र होते थे, उसके थ्रू ये कुछ अपनी बातें करते थे, परंतु इस लैंग्वेज को आज तक समझा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका आज तक। और जबकि उस काल की जो दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहाँ की जो लिपि थी वो थी कीलाक्षर। तो समकालीन लिपि के इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहाँ कीलाक्षर थी और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक थी, तो यानी डिफरेंट है। और ये कह रहा है कि समकालीन लिपियों से मेल खाती, तो अभी ये हो गया गलत। तो आपका 1 सही है, 2 गलत है। तो 1 सही है तो या तो ये हो सकता है इन दोनों में से, और 2 गलत है तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका अपने आप आ गया, बी ऑप्शन। उपकरण और धातुएं यह दर्शाती है कि उस समय विशेषज्ञ शिल्पी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से खुदाइयों से जिस प्रकार के उपकरण और धातुएं मिली, उससे हाँ ये लगता है कि वहाँ विशेषज्ञ शिल्पी रहे होंगे, तो सी सही है। लोथल और धौलावीरा में बंदरगाह मिले हैं। लोथल तो ठीक है, लोथल एक गोदीवाड़ा था, यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले, लेकिन धौलावीरा में नहीं मिले, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो उसका होगा 1 और 3 से। निम्न में से किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक से ऊपर बिंदुसार और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य।
अशोक का कंधार शिलालेख, अशोक का ब्रह्मगिरी शिलालेख, रुद्रदमन प्रथम एक शक शासक थे, उनका जूनागढ़ शिलालेख, या फिर अशोक का मस्की शिलालेख। तो इसका आंसर है आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ है आधुनिक गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण किया था, सुदर्शन झील, और उसको आगे रुद्रदमन प्रथम ने उसको रेनोवेट भी किया था। तो वहाँ पे जूनागढ़ शिलालेख है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। बस आपका ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है? पूछा है नहीं मिलता है। इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया वाले देवता, ऊषा और अदिति जैसी देवियाँ, अर्धदैविक देवी देवता तथा गंधर्व, अप्सरा, पिशाच और गणेश और कार्तिकेय। आपको बताना है किसका वर्णन नहीं मिलता है इन चारों में।